भारत के पहले कि आपको गुलामी मुक्त भारत चाहिए। इस हॉल में कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि वो स्वतंत्र हैं? हाथ उठाएंगे तो मुझे थोड़ा सा अनुमान लगाने में 15 अगस्त 26 जनवरी मनाने से आप स्वतंत्र नहीं होते हैं। कितने लोग मानते हैं कि वो स्वतंत्र हैं? कितने लोग मानते हैं कि वो गुलाम हैं? तो हम गुलाम हैं, इसकी जीत हुई और ये जीत होना ही थी। आप लोगों को में से कितने लोगों को ये जानकारी है कि आपके ऊपर आज वही सिस्टम थोपा हुआ है, वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे। वही नियम कानून आज आप पर थोपे हुए हैं। यदि अमेंडमेंट के नाम पर कुछ किया गया है तो जो अंग्रेजों ने लाटसाबी व्यवस्था पैदा की थी, जिसमें मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते थे, अपमानित करते थे और उनको न्याय का ढकोसला करते हुए इतनी घटिया और जटिल प्रक्रिया में उलझा के रखा गया कि लोगों की न्याय के चक्कर में उनके मकान बिक गए। उनको वर्षों वर्ष इंतजार करना पड़ा। उसी प्रक्रिया के जनक, जिसको हम लाट साहब कहते हैं, वह लाट साहबी व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी और उसका सबसे बड़ा लाट साहब मैं था। पुलिस विभाग का सबसे बड़ा लाट साहब इसको कहते हैं, तो मैं था। तो मैं उसी लाट साहबी व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि अमेंडमेंट के नाम पर, सुधार के नाम पर हम लाट साहबों को और अधिक अधिकार दे दिए गए। तो आप बड़े गुलाम बन गए कि नहीं बन गए? आज एक इनकम टैक्स का व्यक्ति छापा मारता है, आपका अकाउंट सीज कर देता है, आपके ऊपर हजारों करोड़ की लायबिलिटी दिखाता है। जब आप उसको लड़ते हैं तो वो लायबिलिटी घट के 10 करोड़ की हो जाती है। आपने जो प्रक्रिया में 10 साल खोया है, 15 साल खोया है, उसकी भरपाई क्यों नहीं होना चाहिए? और जिसने 100 करोड़ खुद लायबिलिटी निकाली है और उसी के साथ ही उसे 10 करोड़ पे ले आते हैं, तो हिसाब किताब ठीक ढंग से ना लगाने के लिए उससे कुछ कंपनसेशन लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए? उसको दंडित किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? आपके ऊपर कौन सी शिक्षा व्यवस्था लगी हुई है? आपको मालूम है, लॉर्ड मैकाले का एक बॉस हुआ करता था जिसका नाम था विलियम एडम। लोगों ने मैकाले का नाम ज्यादा सुना है क्योंकि वो ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन लॉर्ड मैकाले यहाँ अकेला नहीं आया था, वो अपने बॉस के साथ आया था और उसका नाम था लॉर्ड विलियम एडम। ये दोनों व्यक्ति 3 साल तक भारत के हर गुरुकुल का उन्होंने भ्रमण किया, 1882 से लेकर 1885 तक। इन लोगों ने 1780 पेज की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में सौंपी, जिसका ओपनिंग रिमार्क था कि मैंने भारत के हर कोने कोने का भ्रमण किया और मुझे भारत में एक भी गरीब व्यक्ति और एक भी भिखारी नहीं मिला। ये बात 2 फरवरी 1885 की है। मैथिली शरण गुप्त नहीं कह रहे हैं, लॉर्ड मैकाले जो आपकी दुर्गति के लिए जिम्मेवार है वो कह रहा है। आपकी दुर्गति के लिए यदि कोई एक सिंगल व्यक्ति को यदि जिम्मेवार माना जाएगा तो वो लॉर्ड मैकाले है। वो इस बात को कह रहा है और वो कह रहा है कि भारतीयों में इतना आत्मसम्मान है, इतना अपने कल्चर के प्रति लगाव है, जब तक हम इन्हें अंदर से नहीं तोड़ देंगे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं लाएंगे कि ये अंदर से जो है अपने को ही हीन मानने लगेंगे, ऐसी व्यवस्था लॉर्ड मैकाले लेके आया था। लेकिन मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं, मैं वो 1780 पेज में जिसमें उसने कहा था कि भारत 18 विधाओं में पारंगतता प्राप्त है, 18 विधाओं में। तो जब वो बता रहा था कि आपकी जो लिटरेसी है, द लिटरेसी इन साउथ इट वाज 97 to 99% और नॉर्थ में ये थोड़ी सी कम थी, 80 to 88% थी। और उसने कब बताया उसमें कि 57% गुरुकुल जो है वो महिलाएं जो है ना उनकी प्राचार्य थी।
और 18 सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या थे उनके थोड़ा सा नाम सुनिए। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, शल्य चिकित्सा। लॉर्ड मैकाले ने जो उस समय कैचियों का वो था उसका विवरण दिया। वो कह रहा है कि साहब इतने तरीके के औजार हो सकते हैं, ये उसने रिपोर्ट में लिखा। जब इस रिपोर्ट पर चर्चा चल रही थी तो वहां पे एक कैप्टन क्यूट जो है वो उपस्थित थे। तो वो खड़े होकर बोले कि आई करोरेट मिस्टर मैकाले। तो बाकी लोगों ने कहा कि तुम कौन होते हो? ये व्यक्ति तो 3 साल भ्रमण करके आया है, जो कह रहा है अथॉरिटेटिवली कह रहा है, तुम यहाँ बैठ के खड़े होकर कह रहे हो कि मैं करोरेट करता हूं। तो उसने जो बात कही वो बहुत ध्यान से सुनने की है। उसने कहा कि हैदर अली के विरुद्ध मैं युद्ध लड़ा था और मुझे जिंदा पकड़ लिया गया था। मैं हार गया था और मुझे जिंदा पकड़ लिया गया था और मेरी नाक काट डाली थी। तो लॉर्ड्स फिर से रिएक्ट किए कि जब तुझे पकड़ ही लिया था तो फिर तेरी नाक क्यों काटी थी, तेरी गर्दन क्यों नहीं काटी? ये है उसके जो डेलीब्रेशन में है, उसमें ये डिटेल्स हैं। तो वो कहता है कि नहीं, भारत का तरीका ही कुछ अलग है। यदि आप युद्ध के दौरान वीरगति प्राप्त कर जाते हैं तो बात कुछ और है, लेकिन आपको पकड़ के कोई नहीं मारेगा और नाक काटना ही सबसे बड़ा पनिशमेंट है। फिर वो आगे बताता है कि मैं अपनी कटी नाक लेके कोई बदगाम या बलगाम ऐसा कोई गुरुकुल रहा होगा, उस गुरुकुल पे वो गया और फिर उसने चुनौती दी उस हाउस को कि आप में से कोई भी बता सकता है कि मेरी नाक की प्लास्टिक सर्जरी हुई। ये 1882 की प्लास्टिक सर्जरी एक अंग्रेज पे की गई है और अंग्रेज जो है इसे ब्रिटिश के पार्लियामेंट में बता रहा है। और वहीं मनमोहन सिंह जी अभी जाते हैं डीलिट की डिग्री में 45 मिनट भाषण देते हैं कि हे अंग्रेजों तुम महान हो, तुमने हमें कुछ सिखा दिया, नहीं तो हम तो बेकार के लोग। राजीव दीक्षित जी ने उनको वो 1780 पेज की रिपोर्ट भेजी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के। भाई साहब पढ़ लो इसको जरा, आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहां मायने का इस बात का है कि यदि हम 2 फरवरी 1835 में इतने अमीर थे कि भारत में एक भी गरीब नहीं था, तो 112 साल में ऐसा क्या शोषण किया गया कि भारतवासियों को 2-2 भुखमरियों से गुजरना पड़ा, जिसमें लाखों लोग जो है भुखमरी से कालकल्पित हो गए। ये किसी भी हिस्टोरियन ने कवर नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो गुरुकुल जो एक्ट है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन होगा। ऐसा भारत आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? 5 विधाओं के साथ अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, जहां आपको थाने जाके FIR नहीं कराना होगी। अभी यहाँ पे कोई साथी थे, वो बड़े गिला शिकवा कर रहे थे, तो मैं उनको उनके संतोष के लिए बताना चाहता हूं, आने वाले भारत में 2025 में आपको थाने में जाके रिपोर्ट नहीं करना होगी। लेकिन मैं एक वार्निंग भी दे रहा हूं, धोखे से झूठी FIR करने की गलती मत कर देना, नहीं तो जेल में सड़ जाओगे, क्योंकि ये बीमारी भारतीयों को लग गई है। इसकी दूसरी सर्टेनिटी कह रही है तो मैं इस बात को बड़े जोर से रखना चाहता हूं कि ऐसा क्या शोषण किया गया कि हम जो इतने अमीर थे, हम इतने वो हो गए हैं और इसको किसी ने कवर नहीं किया। और इन 5 सर्टेनिटी में जो तीसरी सर्टेनिटी है कि 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा और ऐसे अकार्त साक्ष्य का इकट्ठा हो जाएंगे जो आज की पुलिस सोच नहीं सकती है। ये कौन कह रहा है? डीजी कह रहा है कि जो हमारी पुलिस जिन साक्ष्यों के बारे में आज सोचने की औकात और हिम्मत नहीं रखती है, वो साक्ष्य इकट्ठे भी हो जाएंगे, हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे और उन्हें एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चेन ऑफ कस्टडी के सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होकर वो भी अटैच हो जाएंगे। तो कोई वकील महोदय कोर्ट में ये नहीं कह पाएगा साहब ये एडमिसिबल नहीं है। अभी आप कहते हैं कि साहब हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। इस क्राइम फ्री भारत का जो चौथी सर्टेनिटी है, दादा तीसरी सर्टेनिटी है, जो कह रही है कि अब आपको कोर्ट में नहीं जाना होगा। क्राइम फ्री भारत का डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम
जो आज के ट्रायल से 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा। अधिकांश केसेस में 3 दिन। ये आप सोच सकते हो, जहां नियम कानून और प्रक्रिया को इतना जटिल इसलिए बनाया गया कि आपको उलझा के रखा जाए, वहां आपको 3 दिन में न्याय मिलेगा। आपके भेजे में नहीं विश्वास होगा। अधिकतम 30 दिन हो गए तो फिर वो जज महोदय की शिकत कैसी होने वाली है। और एक चीज और बता दूं कि इसमें जो है जजेस की संख्या और वकीलों की संख्या बाधक नहीं बनेगी। इसकी जो चौथी सर्टेनिटी है वो राइट टू प्राइवेसी दे रही है। और क्यों? क्योंकि वो उसके पास हर व्यक्ति के बारे में हर जानकारी होगी, विशेष तौर पर क्रिमिनल्स के बारे में। और वो इतना पावरफुल है, जो टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड, कि वो अपराधी को अपराध करने वो निकलेगा, इट कैन प्रिडिक्ट कि व्यक्ति अपराध करने की नियत से निकला है। वो ये भी प्रिडिक्ट कर सकेगी ये किस रास्ते से जाएगा और इसका अपराध का टारगेट क्या होगा। 99% केसेस में अपराधी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, 99% केसेस में। लेकिन क्या इतने से अपराध मुक्त भारत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए 5वीं सर्टेनिटी बहुत जरूरी है, सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। यदि मेरा पेट खाली होगा तो मैं यदि जेल जाने की नियत से अपराध करूंगा तो उसको भगवान भी नहीं रोक सकता है। लिहाजा इसकी 5वीं सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। क्राइम फ्री भारत का डेवलप्ड मॉडल पड़ा हुआ है जो कह रहा है कि भारत से पार्टी सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। आज कोई प्रजातंत्र नहीं है। और उसका कारण है कि प्रजातंत्र के 3 स्तंभ हैं। अच्छा कैंडिडेट चुना जाए, ठीक ढंग से चुनाव प्रचार किया जाए, और फिर जो व्यक्ति चुना गया है वो आपकी बात कहे। ये तीनों चीजें ही नहीं है। अच्छे व्यक्ति का चुनाव नहीं होता है, अच्छे व्यक्ति को सिलेक्ट नहीं करते हैं। चारों तरफ इतनी ढकोसलेबाजी पैदा कर दी गई है। चुनाव के पहले दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, तो चुनाव प्रक्रिया इटसेल्फ इज ए फियास्को। न्यूज़पेपर इनके हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं। अब आप देखिए सभी पार्टियों की जो डेकोरेशन देखिए, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। क्यों खर्च हो रहा है? अरे कंटेंट की बात करो ना, तुम करोगे क्या? वो तो कोई करता नहीं है, सब वो कर रहे हैं। आप ये बताइए, एक नया मॉडल डेवलप हुआ है। इन्होंने प्रेस और टीवी चैनल्स को तो अपने कब्जे में करके रखा ही था। अब एक नया सिस्टम निकाला है जिसको कहते हैं सर्वे। पेड सर्वे होते हैं जिसमें करोड़ों रुपए देते हैं, वो झूठा फर्जी सर्वे होता है और ये लोग उसे प्रचार कर करके उसे सही बना देते हैं और उसको क्रेडिट देते हैं कि कितना अच्छी कंपनी है, देखो इसने जो सर्वे किया था वो सही निकला। जबकि वो सर्वे फर्जी है, ये पॉलिटिकल पार्टी भी जानती है और वो जो है ना कंपनी भी जानती है। और फिर फाइनल जो है सोशल मीडिया आया तो थोड़ी सी उम्मीदें बनी। तो ये राजनेता इतने धूर्त हैं कि इन्होंने अपने गुर्गों को लगाया और ऐसे सोशल मीडिया वालों को खोजा जो अपनी मेहनत से लाखों में पहुंच गए। तो फिर उनको जो है ना रोप इन करके अपने पेरोल पे ले आए। आज आप देख लीजिए, आपको 90% लोग जो है वो पेरोल पे मिलेंगे, वो किसी ना किसी की बात कहते हुए दिखाई देंगे। और जो कोई सही बात कर रहा है उससे ये लोग इतने डरे हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे सिस्टम हैं कि किसने मेरी चीज देखी नहीं देखी। जहां मैं देख रहा हूं कि मेरी बात लाखों देख रही है, हमारी YouTube चैनल हमको बताती है कि आपको 25 लोगों ने देखा है। मैं हंसता हूं। मतलब ये बताइए, इसका मतलब ये है कि इन्होंने YouTube चैनल से लेके WhatsApp से लेके हर किसी को मैनिपुलेट कर लिया है। इतने डरे और घबराए हुए हैं, इतने डरे और घबराए हुए हैं। और इन्होंने, अच्छा चलिए, जो भी आपका प्रतिनिधि चुना गया, आप मुझे एक बात बताइए, उस प्रतिनिधि की औकात है कि वो आपकी बात कर रहे हैं? बताइए अध्यक्ष महोदय, क्या आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से, जो आपके वोट से चुना है, चाहे वो कितना भी घटिया हो, चाहे उसने कैसे भी जीता हो इनके प्रकार, क्या जीतने के बाद उसकी औकात है कि वो आपकी बात करे? इन पार्टियों ने एक पार्टी भी बनाई हुई है। ये जितने भी आपके MLA MP हैं, ये पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। इनकी औकात एक बंधुआ मजदूर से ज्यादा नहीं है। तो फिर वो आपके जनप्रतिनिधि कहाँ हुए हैं? लिहाजा क्राइम फ्री भारत का कहना है कि हम एक पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाएंगे जो अद्भुत होगा। यहां पर चुनाव में 5 पैसे खर्च नहीं होंगे। तो क्राइम फ्री भारत की
एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था है और भारत के किसी एक व्यक्ति की औकात नहीं होगी कि वो वोट ना दे, क्योंकि वोट नहीं देगा तो सिस्टम उसको इंडिकेट करेगा कि साहब मैंने आपको 50 बार कहा फिर भी आपने वोट नहीं दिया, नाउ योर आइडेंटिटी इज बीइंग टैग्ड ऑल प्लेसेस। तो आप घर से बाहर निकलेंगे, यदि आप अस्पताल में जाएंगे तो 10% किराया ज्यादा लगेगा, 10% जो है इलाज में ज्यादा पैसा लगेगा, बच्चा पढ़ने जाएगा तो फीस 10% ज्यादा लगेगी, आपको बुरे बुरे सपने आने लग जाएंगे। एक बार यदि आप वोट ना देने की गलती करेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि दूसरा चुनाव में होना 100% पॉपुलेशन जो है ना वो वोट दे देंगे। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए जहां पर किसानों की आमदनी 5 गुना गारंटी के साथ, ये तो भाजपा तो जो है ना दुगना भी नहीं कर पाई, मैं गारंटी से कह रहा हूं किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना होगी। भारत में समृद्धि नाच करेगी, भारत से हार्मफुल केमिकल गायब हो जाएगा। आज आपको मालूम है कि यदि मैथिली शरण गुप्त मिड कोर्स करेक्शन नहीं कर पाए तो मैं आपको इस बात का मैथिली शरण गुप्त का प्रेडिक्शन बता देता हूं, भारत के हर 3 नागरिकों में से 2 नागरिक या तो कैंसर से पीड़ित होंगे या ऑटो इम्यून डिसीज से पैदा होंगे। क्या ऐसा भारत चाहते हैं आप? यदि हमारे परिवार में 2 लोग कैंसर से पीड़ित हैं या ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित हैं तो हमारे संस्कारों ने हमको सिखाया है कि अपने भाई की मदद के लिए हम अस्पताल में खड़े होंगे। तो 66% डायरेक्ट बन गए और 33% ऊपर से आ गए, तो 99% जो है जब लोग डील करेंगे तो क्या होगा? क्या हमारा एग्रीकल्चर कैसा होगा, हमारी इंडस्ट्री कैसी होगी? और इसके कारण क्या है आपको मालूम है? तो आप कितना दूध पैदा कर रहे हैं? आप 16 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन कंज्यूम पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है। फिर लगभग 50 करोड़ लीटर दूध जो है वो यूरिया और आर्टिफिशियल मटेरियल से बनाया जा रहा है, जिसके कारण कैंसर होता है। इस बात को यहीं पे समेटते हैं। अब अपन मुद्दे की बात पे जाते हैं। वो सिर्फ दो उसमें रोल हैं, एक है सदस्य का रोल और दूसरा है चंद्रगुप्त का रोल। अभी आपको इस हॉल में हम आपको डिफाइन करेंगे कि सदस्य कौन है, चंद्रगुप्त कौन है, उसी के साथ ये भाषण खत्म हो जाएगा। उस सेशन भी रह जाएगा, फिर सब समस्या हो जाएगी। आप प्लीज कंक्लूड करना कौन सा बेटर? थैंक यू। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। मैं पोस्ट लंच में जो है ना उसको फिर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जो है यदि हम जो है उस बात को लॉजिकली आप तक नहीं पहुंचाएंगे। और अब दूसरी बात है कि हमने आपको चाबी दे दी, आपको मुझे सुनने की जरूरत भी नहीं है। आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, आपको हमारे पूरे विचार मालूम पड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यदि आप अपनी शपथ पूरी कर देंगे, 1-2 लाइन कही देता हूं। देखिए, क्राइम फ्री भारत का सदस्य है कौन? तो क्राइम फ्री भारत का सदस्य अपने शब्दों में कह रहा है, मैं भारत माता की शपथ लेता हूं, मैं डरा हुआ प्राणी, मैं सहमा हुआ प्राणी हूं, आज की इस दुष्ट व्यवस्था से मैं सताया हुआ प्राणी हूं, मैं उत्पीड़ित प्राणी हूं। लिहाजा मेरा सोच, मेरा चिंतन, मेरी पारिवारिक परिस्थितियां मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती हैं कि मैं पर्दे के आगे आऊं। लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहकर सदस्य शपथ को पूरा करूंगा। तो सदस्य शपथ क्या है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने आसपास के युवा सदस्यों को, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को और जिन सामाजिक संगठनों से मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, उनको ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर जोड़ने की कोशिश करूंगा। प्रतिदिन 10 के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। मैंने जोड़ूंगा इसको हटा दिया है, क्योंकि जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने कहा जोड़ने की जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों उसके ऊपर जो है ना मैं जोड़ूंगा ये शपथ में डाला जाए। तो अब हमने उसको जोड़ूंगा की जगह जोड़ने का प्रयास करूंगा। ऐसा सदस्य इस देश के बदलाव का कारण बनेगा और इस बदलाव की आंधी में माननीय नरेंद्र मोदी समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, जिनका अपने बारे में ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मुख्यमंत्री बनना हमारी बापौती है और हमारी अकेली बापौती नहीं है, मेरे बच्चे की भी बापौती है। ऐसी बापौती वाले सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। मतदान के पहले
राइट। अब इसमें दूसरी जो है वो है चंद्रगुप्त की बात है। वो कह रहा है कि देखो मैं कोई डरा हुआ नहीं हूं, मैं निडर हूं, मैं निर्भीक हूं, मैं इन 21 लक्ष्यों को जो मैंने थोड़ा थोड़ा बानगी आपको दिया था, इनको जमीन में उतारने के लिए मैं जाऊंगा, लोगों के बीच जाऊंगा, संगोष्ठी करूंगा, और संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ने की जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जो है ना, मैं यदि मेरिट लिस्ट में आ जाऊंगा, जैसे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति में जो मेरिट लिस्ट होगी वो 403 की होगी। जो 403 सदस्य होंगे उनमें जो है क्राइम फ्री भारत का जो है प्रतिनिधि जाएगा, उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और दूसरी जेब से निकाल के विधायक का टिकट दे देगा। यदि राष्ट्रीय स्तर की बात होगी तो उसको जो है सांसद का टिकट मिल जाएगा। उसको अपना प्रचार नहीं करना है, 5 पैसे खर्च नहीं करना है, उसे लगातार संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ना है और उसकी मेरिट लिस्ट में आना है। यदि वो वोटिंग के दिन नंबर 1 पे आ गया तो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा, और यदि राष्ट्रीय स्तर की बात होगी तो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये घोषणा है। इसका मतलब है कि आपको बिना 5 पैसे खर्च किए आप चंद्रगुप्त बन सकते हैं, बिना 5 पैसे खर्च किए आपको टिकट घर पहुंच जाएगा, बिना प्रचार किए, बिना किसी के सामने हाथ जोड़े आप किसी से अपनी वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। यदि हमारे वीडियो सुनेंगे तो प्रतिबंधित है कि आप कहीं से वोट मांगने नहीं जाएंगे। और इसके बावजूद भी जो सदस्य की शपथ है उसके, जो वो बता दो क्यों जीतेगा वो, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तो डरा प्राणी हूं, घबराया हुआ प्राणी हूं। हमारा ये चंद्रगुप्त है जो कि निडर है और लोगों के बीच में जाके मेरिट लिस्ट में आया है। मैं छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और अपने चंद्रगुप्त को गगनवेदी उद्घोष के साथ विजयी बनाऊंगा। तो आप अपने प्रचार के कारण नहीं जीत रहे हो, सदस्य की शपथ के कारण जीत रहे हो, तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में क्या आपकी जेब का 5 पैसा खर्च हुआ? क्या इस पूरी प्रक्रिया में आपने कोई जुलूस निकाला, कोई धरना दिया, कलेक्टर एसपी के पास जाके कोई आवेदन दिया? क्या आप जो है जंतर मंतर में जाके आपने कोई प्रदर्शन किया? क्या पुलिस वालों को अपने ऊपर लाठी चलवाने का मौका दिया? क्या पुलिस वालों को आपके ऊपर अपराध बनने का मौका मिला? क्या जो अंग्रेजों के नियम हैं उसके तहत जो है आपको ऊपर कोई नेगेटिव कार्रवाई करने का आपने मौका दिया? तो इसने आसानी से आप जो है जीत सकते हैं। और आज हमने एक चौथी कैटेगरी भी पैदा की है जिसको हमने महादुष्ट कैटेगरी कहा है। अब क्राइम फ्री भारत महादुष्ट का सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। और महादुष्ट का सर्टिफिकेट क्या होगा? मैं महादुष्ट हूं, मैं अंधभक्त हूं, मैं दल गुलाम हूं, मेरे ऊपर जो अंग्रेजों के नियम कानून थुपे हैं उसमें मुझे आनंद आता है, मैं चाहता हूं मैं उसका आनंद लेता रहूं, मेरे बच्चे भी उसका आनंद लेता रहूं, लिहाजा मैं महादुष्ट हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साहब ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई।